हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजीटी की क्लासेस। बायोलॉजी क्लास 12 के पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन का हमने परिभाषा जाना था और उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी और किस प्रकार के पौधे पर की थी। इसका हमने पढ़ा था कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि एक उत्परिवर्तन होता है जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा था जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में दो प्रकार के हमें जाना था। पहला था संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, और इस वीडियो में पढ़ना है दूसरा भाग उसका, जिसको बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो आइए हम देखते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पहले का जो हमारा डिफिनीशन था, हमारा जो परिभाषा था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का, वो परिभाषा यह था कि मुख्य रूप से किसी भी गुणसूत्र के या तो संख्या या तो उसके संरचना में जो बदलाव द्वारा जो उत्पन्न होगा जीव, उससे हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते थे। तो दो बातें थी, या तो संख्या में बदलाव हो या तो संरचना के स्वरूप में बदलाव हो। तो संख्या को लेकर हमने पढ़ लिया था मुख्य रूप से दो पॉइंट, हाइपरपोलैरिटी और हाइपोपोलैरिटी। हाइपरपोलैरिटी हमने देखा था मुख्य रूप से क्या था, तो ट्राइसोमी था, डबल ट्राइसोमी था, टेट्रासोमी था, डबल टेट्रासोमी था। ट्राइसोमी के कुछ हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे कि कहाँ पर किस क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से, ठीक है, किस क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर आते थे। जिसे हमने पढ़ा था पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, किल्फेंट्रो सिंड्रोम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हाइपोपोलैरिटी में किसी एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से हो जाता है, तो एक कम होगा तो मोनोसोमी, दो कम होगा तो डबल मोनोसोमी, अगर एक साथ दो क्रोमोसोम कम हो जाए तो नल्लीसोमी, डबल नल्लीसोमी हमने कहा था। वहाँ हमने पढ़ा था मोनोसोमी एक एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ हमें पढ़ना है दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है, किसे कहते हैं परिभाषा हम जानेंगे। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये होता है और इनकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, पहले जाने के हम कैसा लिखेंगे कि यह उत्परिवर्तन गुणसूत्र के समान संरचना के किसी एक खंड का विलोप अलपता गुणन प्रतिलोमीकरण व स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण के फल स्वरूप उत्पन्न परिवर्तन ही संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यह हुआ हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें पॉइंट देखना है कौन कौन सा, विलोपन, अलपता, गुणन, प्रतिलोमी और स्थानांतरण। ये पॉइंट ये दर्शाते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक खंड का विलोप मतलब हट जाना, अलपता मतलब ये होती है कमी होना या हटना, एक ही टर्म है दोनों, ठीक है। कमी होना या हटना। गुणन मतलब होता है किसी एक खंड का दुगुना हो जाना।
प्रतिलोमीकरण मतलब कि उसी खंड का उल्टा हो जाना, मतलब हमने किसी खंड को चुना, उसी खंड में दो जीन आ गए तो उस दो जीन का वापस इन्वर्स हो जाना। अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ में सी और डी है तो डी सी से पहले और सी डी वाले पोजीशन पर हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रतिलोमीकरण। और तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ये कि दो विपरीत, मतलब क्या कि दो असामान्य गुणसूत्र के एक खंड का अदला बदली होना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण। तो ये सारे प्रोसेस प्रक्रिया होने के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है, उसे बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और ये सारे उत्परिवर्तन किस पे हो रहे हैं, किसी गुणसूत्र के ऊपर ही एक किसी खंड के बदलाव की फलस्वरूप हो रहे हैं, या हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किसी जीन के बदलाव के फलस्वरूप ही ये हो पा रहा है। तो जीन किसी खंड पर जीन ही होगा, उसी जीन का बदलाव हो रहा है। तो आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो ये डिफिनीशन हो गया, इसे मिटाते हैं। यहां से देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका है फर्स्ट, इसको बोलते हैं अलपता या विलोपन। हमने कहा कि दोनों टर्म एक ही हैं, यानी डिफिशियंसी और डिलीशन। दूसरा है जिसको बोलते हैं गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तीसरा है जिसको बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं प्रतिलोमीकरण, जिसको बोलते हैं इन्वर्सन। ठीक है, आइए इन सारे पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये आखिर कैसे होते हैं और कार्य कैसे करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अलपता या विलोपन। मान लीजिए कि कोई ये डीएनए का खंड है, ठीक है, इसके ऊपर मौजूद ए बी सी डी ई एफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए किसी एक खंड का, मान लीजिए ये खंड है, इसी खंड का विलोप हो जाना या अलपता हो जाना, तो दूसरे खंड पर ये तो दिख नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बोलते हैं अलपता या विलोपन संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल का, जिसको हम बोलते हैं गुणन। गुणन में क्या होगा, तो किसी भी क्रोमोसोम पे, ठीक है, मौजूद किसी एक खंड का, मान लो ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए हमने कहा कि एक ये खंड हमने ले लिया, तो किसी एक खंड का क्या होना, गुणन होना, मतलब कि ये दोबारा रिपीट कर जाएंगे दुगनी गति से, मतलब दुगनी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुणन। यहां देखिए क्या है, CD और CD क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो किसी एक खंड का गुणन होना मतलब क्या, उनका दुगना होना ही क्या कहलाता है, गुणन संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तीसरा हमारा जो भाग है वो कौन सा है, स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण के समय हमने कहा कि मुख्य रूप से दो अलग अलग क्रोमोसोम, मतलब क्या कि हेट्रोक्रोमोसोमो, ठीक है, होमोक्रोमोसोम नहीं, हेट्रोक्रोमोसोमो। तो हेट्रोक्रोमोसोम यानी कि मुख्य रूप से दो अलग अलग क्रोमोसोम में अगर किसी एक खंड का क्या हो, बदलाव हो, ठीक है, एक खंड दूसरे खंड पर जाए और दूसरा खंड इस खंड पर आ जाए, तो वह कहलाता है स्थानांतरण। कभी एक समान पर नहीं होगा, हमेशा हेट्रोक्रोमोसोम के ऊपर होगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर एग्जाम्पल हम लें तो एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, तो यहां हम मान लेते हैं कि कोई ये एक क्रोमोसोम का पेयर है और ये एक क्रोमोसोम का पेयर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो अगर किसी एक खंड को हम लें, तो अगर ये खंड यहां से ए पे जा रहा है तो ए का खंड कहां पाएगा, बी पे। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन।
अगर दोनों अगर देने का काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर बी से ए पे जा रहा है तो ए से भी एक खंड बी पे आए, तो इस प्रकार को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अगर सिर्फ बी से ए पे जाए और ए से वापस बी पर ना आए तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इस बात को समझना है कि अगर दो विपरीत खंड में, दो विपरीत गुणसूत्र में अगर किसी एक खंड से विपरीत खंड पर, अगर विपरीत क्रोमोसोम पर कोई एक खंड जाए तो वापस उस पर एक खंड आए तो वो होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर एक पर जाए और दूसरा वापस ना आ पाए, दूसरे से वापस ना आ पाए उस खंड पर, उसको बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसके बाद लास्ट आपका है प्रतिलोमीकरण। तो प्रतिलोमीकरण में क्या होगा, यही सब ठीक होगा, समझाते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि यही हमारा C और D हमारा है, C और D है, यही CD हमारा क्या हुआ कि हमने कहा कि C और D में क्या हो जाए कि विपरातर हो जाए, ये बदल जाए। बदले कैसे कि D पहले और C बाद में आ जाए, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिलोमीकरण। आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी कि संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कैसे होता है और इनके प्रकार को हम कैसे जान पाए। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है जीन उत्परिवर्तन। आइए उसको देखते हैं कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। सारे पॉइंट आपके नोट्स में जाएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये होगा आपका जीन उत्परिवर्तन, जिसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यह उत्परिवर्तन जीन में मौजूद डीएनए व आरएनए के रासायनिक संरचना के बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो बात यहां दो पॉइंट की आ गई, कौन कौन, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो यहां हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए की बात हम करें तो डीएनए और आरएनए हैं नाइट्रोजनस बेसेस। क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस। तो नाइट्रोजन बेसेस डीएनए आरएनए है, तो यहां से हमें जानना होगा कि जो डीएनए और आरएनए हैं वो मौजूद कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो हमें जानना होगा कि इस टर्म को पढ़ने के लिए हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, जो अभी हम देख लें कि आगे हम इसमें जब प्रकार पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। तो न्यूक्लियोटाइड को जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को हमको डिटेल पढ़ना है मुख्य रूप से अगले चैप्टर में, जहां हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जहां पर हम पढ़ेंगे कि डीएनए की खोज कैसे हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने की, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए में मुख्य रूप से कोई भी चीज प्रोटीन की बनने की प्रोसेस कैसी होती है, डीएनए में बदलाव कैसे होते हैं, आरएनए कैसे बनते हैं, आरएनए कैसे प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम तक ट्रांसलोकेशन करता है, ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, सारी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ होता है, एक तो होता है फास्फेट, न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो एक फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, नाइट्रोजन बेस से। तो फास्फेट में तीन प्रकार के फास्फेट आएंगे, एक तो होगा मोनोफास्फेट, ठीक है, दूसरा होगा डाइफास्फेट, तीसरा होगा ट्राइफास्फेट। ठीक है,
मोनो में आता है, अगर हम बात करें तो ADP कर सकते हैं, एडेनोसिन डाइफास्फेट, अरे AMP एडेनोसिन मोनोफास्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफास्फेट और ATP एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। मतलब नाइट्रोजन बेस में जो हम पढ़ेंगे तो वहां से जो प्यूरिन का एडनिन है वो एडनिन के साथ 3 फास्फेट जुड़ते हैं तो बनता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, और यही ATP हमारा मुख्य रूप से ऊर्जा का प्रकार है, ऊर्जा का रूप है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन पूछाता है कि मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में हम क्या लेते हैं, तो ATP लेते हैं। और ऊर्जा बनती कहां से है, किसके टूटने के फलस्वरूप बनती है, तो वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप बनती है ATP, जो हमें पढ़ना है एरोबिक रिस्पायरेशन में, जहां पर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में पहुंचता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करता है तो बनाता है मुख्य रूप से, यानी पायरुविक एसिड को ब्रेक करके बनाता है मुख्य रूप से क्या 36 या 38 ATP पढ़ने को मिलता है वहां पर। अब यहां में पढ़ना है शुगर कैसा होता है, तो शुगर होता है पेंटोज शुगर। ठीक है, संरचना कैसे होती है, पेंटोज शुगर की संरचना आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से होते हैं। साइक्लिक फिगर होती है 5 कार्बन की इस प्रकार से, और यहां में जानना होगा किस प्रकार से DNA में ये पेंटोज शुगर किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, RNA में पेंटोज शुगर किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, और कौन कौन से कार्बन पर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर रिप्रेजेंट होते हैं, यह हमें पढ़ना होगा अगले चैप्टर में जहां डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम लोग अगले पॉइंट पर कि जो नाइट्रोजन बेस हैं वो 2 प्रकार से होंगे, एक होगा प्यूरिन, एक होगा पिरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार से आएंगे इसमें, एक होगा एडेनोसिन, दूसरा होगा ग्वानिन। पिरिमिडिन भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक, इसी चीज को टर्म को हमको याद रखना है ताकि आगे हम जीन उत्परिवर्तन को पढ़ेंगे कि जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन इसी नाइट्रोजनस बेस पेयर के बदलाव के वजह से, नाइट्रोजन बेस पेयर के उपस्थिति की वजह से जीन उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा प्रतिस्थापित जीन उत्परिवर्तन, दूसरा होगा निवेशन जीन उत्परिवर्तन, और एक होगा विलोपन जीन उत्परिवर्तन। तो आइए हम समझते हैं कि जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से दिखते हैं और कार्य करते हैं। ये उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पूरे नोट्स पे। अब आते हैं समझने के लिए कि जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस की उपस्थिति के फलस्वरूप जीन उत्परिवर्तन तीन प्रकार का होता है। पहला प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा निवेशन जीन उत्परिवर्तन, और तीसरा विलोपन जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन कब होगा, जब किसी भी नाइट्रोजन बेस पेयर के
एक दूसरे में बदलाव के फलस्वरूप ही प्रतिस्थापन हो सकता है। और नाइट्रोजन बेस हमने देखा कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। या सिंपल हम कह सकते हैं कि प्यूरिन पिरिमिडीन के एक दूसरे के बदलाव के फलस्वरूप ही प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन होता है। तो प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा संक्रमण यानी ट्रांजिशन। कैसे? तो या तो प्यूरिन प्यूरिन द्वारा स्थापित हो सकता है या तो पिरिमिडीन पिरिमिडीन द्वारा स्थापित हो सकता है। और दूसरा होगा जो उसे बोलते हैं हम लोग, दूसरा जो होता है वो होगा प्यूरिन पिरिमिडीन द्वारा और पिरिमिडीन प्यूरिन द्वारा। तो आइए देखते हैं कि हमें कि इस प्रतिस्थापन में जो नाइट्रोजन बेस पेयर का एक दूसरे से बदलाव हो रहा है उनके फलस्वरूप प्रतिस्थापन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। और डिफिनेशन समझ में आया आपको? परिभाषा ये होगा कि किसी भी नाइट्रोजन बेस पेयर के एक दूसरे के बदलाव के फलस्वरूप ही प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आपका हो गया। आते हैं पहला जो होगा, ठीक है, वो होगा संक्रमण प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, संक्रमण प्रतिस्थापन जीन उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन कैसे होगा? तो हमने कहा कि प्यूरिन द्वारा ही प्रतिस्थापित होगा और पिरिमिडीन द्वारा ही प्रतिस्थापित होगा। अब हमें याद होगा कुछ देर पहले हमने लिखा कि प्यूरिन में क्या आता है, एडेनोसिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडीन में क्या आता है, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये सिंबल मान लो कि एडेनोसिन का ए प्रतिस्थापित होगा जी द्वारा और यूरेसिल प्रतिस्थापित होगा टी द्वारा या सी द्वारा, और यही कहलाता है संक्रमण प्रतिस्थापित जीन उत्परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा जीन उत्परिवर्तन है, प्रतिस्थापित जीन उत्परिवर्तन है, वह है अनुप्रस्थान। आइए उसको देखते हैं, दूसरे वाले को। ठीक है, दूसरा जो हमारा है उसको देखते हैं। दूसरा हमारा जो है वह है अनुप्रस्थान जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, अनुप्रस्थान मतलब होता है कि ये ट्रांजिशन करता है। ठीक है, अनुप्रस्थान का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्जन होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्जन होता है। तो ट्रांसवर्जन करने का अर्थ ये होगा कि यहां सिंपल आपको याद करना होगा कि प्यूरिन प्रतिस्थापित होगा पिरिमिडीन द्वारा। ठीक है, और पिरिमिडीन प्रतिस्थापित होगा प्यूरिन द्वारा। ठीक है ना, प्यूरिन पिरिमिडीन द्वारा, पिरिमिडीन प्यूरिन द्वारा। तो ये सब पढ़ना है, हमें जानना होगा कि इस प्रकार का उत्परिवर्तन हमें जानना है कि जब हम डीएनए के संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो डबल हेलिकल डीएनए होता है, तो वहाँ इसी प्रकार का उत्परिवर्तन देखने को मिलता है, हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसे? तो हमें जानना है कि प्यूरिन पिरिमिडीन, अभी हमें देखा हमने पीछे ही कि क्या होता है, एडेनोसिन और ग्वानिन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्यूरिन को, यूरेसिल थायमिन साइटोसिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पिरिमिडीन को। तो प्यूरिन पिरिमिडीन और पिरिमिडीन प्यूरिन द्वारा प्रतिस्थापित होगा, उसको बोलेंगे अनुप्रस्थान जीन परिवर्तन। तो कैसे होगा देखिए, ए टी के साथ प्रतिस्थापित हो सकता है, जी सी के साथ प्रतिस्थापित हो सकता है, और ये यू। अब हमें ध्यान देना है कि ये कैसे हो पाता है। तो देखिए यहां हम लिखते हैं
ठीक है। ए डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, ठीक है, और जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है वो सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये जो संरचना होती है, ये संरचना होती है डीएनए में, मुख्य रूप से किस में होती है, डीएनए में। ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है, और जी ट्रिपल बॉन्ड सी किस में होगी, डीएनए की संरचना में देखने को मिलेगी। अगर यही ए डबल बॉन्ड यू हो, ठीक है, और जी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, तो ये होगा आरएनए की संरचना में। ये बात याद रखनी है, ठीक है। और यही होता है अनुप्रस्थान जीन उत्परिवर्तन, जो समझना था हमें कि कैसे प्यूरिन पिरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापित होता है और पिरिमिडीन प्यूरिन द्वारा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थान जीन उत्परिवर्तन। इसके बाद दूसरा जो हमारा जीन उत्परिवर्तन था वो था निवेशन, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, जो हमारा क्या था, निवेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्सन। ठीक, ये क्या होगा कि किसी भी एक क्रोमोसोम में, मान लीजिए किसी डीएनए के खंड में किसी भी एक नाइट्रोजन बेस पेयर का जुड़ना, एक एक करके जुड़ने जाना, ठीक है, वो होता है निवेशन। और निवेशन जब होगा तो मान लेते हैं कोई कोडोन बन रहा होगा, मान लो ABC DEF GHI, ठीक है, इस प्रकार के बन रहे हैं डॉट डॉट। तो किसी एक मुख्य रूप से ग्रुप में आकर कोई एक क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस पेयर। मान लीजिए कि यहां हमने C जोड़ दिया, तो ये फ्रेमिंग जो होगी ना, वो किसी भी प्रकार के कोडोन को बतला नहीं पाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वही काम होता है जब हम विलोपन पढ़ेंगे, तो विलोपन में भी क्या होता है कि किसी भी एक प्रकार के जो डीएनए का खंड चल रहा है उसमें किसी एक खंड का गायब हो जाना, एक जीन का गायब हो जाना, एक नाइट्रोजन बेस पेयर का गायब हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, निवेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि निवेशन क्या होगा और विलोपन क्या होगा। ठीक, विलोपन क्या हुआ कि किसी एक ही कोई एक खंड है और एक खंड में से किसी नाइट्रोजन बेस पेयर का निकल जाना, किसी भी नाइट्रोजन बेस पेयर का निकल जाना होता है विलोपन, हट जाना विलोपन हो गया। और निवेशन क्या हुआ, किसी भी नाइट्रोजन बेस पेयर का आके जुड़ जाना, वो होता है निवेशन। तो दोनों की स्थिति में फ्रेमिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, किसी प्रकार के कोडोन को वो कोड नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार के वो सुगर को बना नहीं पाएंगे, प्रोटीन को बना नहीं पाएंगे, ठीक है, डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि इनके अलावा दो और पॉइंट्स होते हैं जो जानना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है ग्रोस म्यूटेशन। आइए देखते हैं कि उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट म्यूटेशन और ग्रोस म्यूटेशन को। देखिए, ये जो पॉइंट है इसे जानना होगा, जिसको बोलते हैं बिंदु, एक मिनट, ब्लैक मार्कर से, रेड दिखता नहीं है, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं सक्कल उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। ठीक है, ये दोनों म्यूटेशन होते कैसे हैं, उत्परिवर्तन होते कैसे, समझिए। किसी भी जीन के उत्परिवर्तन में, किसी भी जीन उत्परिवर्तन में, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस पेयर का जुड़ना क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जुड़ना या हटना ही क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन। और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ठीक है, ये किस प्रकार का एक डिसऑर्डर है, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से होता है और किस प्रकार के नाइट्रोजन बेस पेयर या किस प्रकार के कोडोन की कमी की वजह से ये होता है, हटने से, बदलने से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा सक्कल उत्परिवर्तन। तो सक्कल उत्परिवर्तन क्या होगा, किसी भी जीन उत्परिवर्तन में यहाँ तो एक ही नाइट्रोजन बेस पेयर के हटने या आने या जाने से होता था, यहाँ एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर निकल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं सक्कल
उत्परिवर्तन यानी ग्रोस म्यूटेशन। तो आई होप आपको पूरा उत्परिवर्तन समझ में आया होगा। ठीक है, सारे पॉइंट को कवर किया गया इस वीडियो में, और पिछली वीडियो को मिलाकर पूरे उत्परिवर्तन को डिटेल के साथ अच्छे से समझा कर कहा गया, बतलाया गया है। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ छूटा हो या पॉइंट कोई डिस्टर्ब हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।